चलो लेबर का एक क्वेश्चन है डाउट वाला, तो एकदम इजी है, देखेंगे। पहले पूरा एक क्वेश्चन पढ़ लेते, जहाँ पे ऐसे बड़ा क्वेश्चन दिखता है ना। अच्छा, मैंने क्या सिखाया, जहाँ बड़ा क्वेश्चन है मतलब वो इजी होगा, बस आपको देखना है क्या क्या चीज़ दी है और क्या होना चाहिए। देखो पूरा क्वेश्चन एक बार रीड करेंगे तभी तो समझ आएगा। लिखा है द एग्जिस्टिंग इंसेंटिव, सबसे पहले अंडरलाइन होना चाहिए एग्जिस्टिंग, मतलब अभी वो कंपनी इस हिसाब से दे रही है पैसा। एग्जिस्टिंग इंसेंटिव स्कीम ऑफ सृष्टि लिमिटेड इज एज अंडर नॉर्मल वर्किंग वीक, जो है नॉर्मल मतलब नॉर्मल, कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करना, नॉर्मल वर्किंग वीक 5 दिन आपको आना है, 8 घंटा ईच डे आपको काम करना है। हफ्ते में वैसे तो 7 दिन होता है, और देखो सैटरडे संडे में छुट्टी दे दिया, 5 दिन आपको आना है, मंडे टू फ्राइडे 5 दिन हुआ, 5 दिन आपको आके 8 घंटा ईच काम करना है, तो कितना का हुआ टोटल 40 आवर्स हो गया। ठीक है, 40 आवर्स हो गया प्लस, तो ठीक है ये लो प्लस 3 लेट शिफ्ट ऑफ 3 आवर्स ईच, 3 लेट शिफ्ट भी रहेगा ऑफ 3 आवर्स, मतलब मंडे से फ्राइडे के अंदर ही रहेगा, 3 दिन आपको लेट काम करवाया जाएगा, 3 घंटा एक्स्ट्रा काम करवाया जाएगा, सिर्फ 3 बार। तो कितना हो जाएगा इससे आवर्स, कितना हो जाएगा 9 आवर्स हो जाएगा। ठीक है, मतलब आप 49 आवर्स काम कर रहे हो वैसे देखा जाए तो 40 आवर्स तो आप नॉर्मल जितना काम करना चाहिए उतना कर रहे हो, मिनिमम उतना तो काम करना ही है, फिर लेट शिफ्ट भी आपको काम करवाया जा रहा है। तो बोले हिटलर है कि अपना बॉस जबरदस्ती लेट शिफ्ट काम करवा रहा है, नहीं, वो पैसा भी एक्स्ट्रा देगा। आगे लिखा है रेट ऑफ पेमेंट, जो डे वर्क है, डे वर्क मतलब नॉर्मल वर्क, उसका आपको 160 मिलेगा पर आवर। नॉर्मल वर्क कौन सा है 40 है ना, तो 40 आवर्स का आप इंटू अलग से करोगे 160 पर आवर आपको मिलेगा रुपीस, ये रेट है, नॉर्मल रेट है। और फिर बताइए लेट शिफ्ट का रेट 225 है, देखो कितना बढ़ गया, 65 रुपीज़ बढ़ गया देखा जाए तो, मतलब जो 9 घंटा आपने लेट आवर्स काम किया उसका आपको पर आवर 225 मिलेगा। तो करो M प्लस एम सी, पहला आंसर आ गया, पहले वाले का आंसर आ गया। हाँ हाँ 8425 ना, यही ना, पहला आंसर आ गया ये, इसका एग्जिस्टिंग टाइम रेट के साथ को क्या बोला है, रिक्वायरमेंट प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग आवर्स वर्कड, कितना घंटा काम किया, अच्छा ये सब भी दिखाना है, कितना घंटा काम किया। हाँ हाँ वैसे तो वो पर आ गए, हाँ 40 इंटू 160 प्लस 9 इंटू 225 ऐसा है ना। क्योंकि देखो 5 दिन जो 8 घंटा काम करते थे वो 40 घंटा, वो नॉर्मल काम है, उतना तो आपको करना ही है, प्लस 3 घंटा ईच आप और काम किया, 3 लेट शिफ्ट, 3 बार आपने 3 काम किया, 9 घंटा 5 दिन में ऐड 9 आवर्स। हाँ नहीं मतलब अलग से ना 49 है टोटल, वैसे देखा जाए तो 40 अलग है 9 अलग है, टोटल अगर 5 दिन का टोटल बोलोगे तो 49 है, 49 आवर्स आपने काम किया पूरे हफ्ते में, जिसमें से 40 घंटा नॉर्मल था तो आपको 160 मिलेगा, 9 घंटा ओवर टाइम था, लेट शिफ्ट था तो उसका 225 मिलेगा, ओवर टाइम का हमेशा ज़्यादा मिलता है, मिलेगा है ना। हाँ टोटल 49 है ना। प्राची ने क्या बोला, क्या ये 9 आवर्स इसमें इंक्लूडेड है, नहीं है, उसमें इंक्लूड नहीं है, बोला ना 5 दिन है 8 घंटा प्लस अलग से फिर 3 लेट शिफ्ट उसी 5 दिन में आपने किया है, बट उस 40 में इंक्लूड नहीं है ना, 40 अलग है 9 अलग है। ठीक, हाँ तो पहला आ गया, बट सिर्फ 8425 दिखाओगे तो नहीं चलेगा, आपको बहुत कुछ और दिखाना है। क्या क्या बोले देखो ना, प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग आवर्स वर्कड, कितना घंटा काम किया 49। अगर मैं एग्जिस्टिंग टाइम पीरियड के हिसाब से बताऊं, पहला आंसर एग्जिस्टिंग टाइम पीरियड के साथ 49 आवर्स काम किया उसने। वीकली अर्निंग, हाँ तो यही है वीकली अर्निंग जो अभी हमने निकाला 8625, एक बार चेक कर लेते हैं। वही है 8625, ठीक है, ये वीकली अर्निंग हो गया। उसके बाद बोलते हैं नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, ये भी बताना है, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस कितना है, अच्छा 4 बोलेंगे 8425, हाँ ठीक है, मतलब वही आया ना कैलकुलेशन से, ठीक है। इसके बाद हाँ, उसके बाद बोलते हैं नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस, ढूंढो क्वेश्चन में कहाँ दिया, कितना आर्टिकल्स आपने प्रोड्यूस किया है, कहाँ लिखा है 120, हाँ ये लिखा है एवरेज आउटपुट पर ऑपरेटर 49 आवर्स, देखो मैंने बताया टोटल आपने 49 आवर्स काम किया इंक्लूडिंग 3 लेट शिफ्ट, 120 आर्टिकल्स आपने बनाया है एग्जिस्टिंग के अंदर, तो ये लिख दिया 120 आर्टिकल्स
है ना, ये रुपीज था। और उसके आगे बताना है लेबर कॉस्ट पर आर्टिकल, वो भी आपको बताना है। लेबर कॉस्ट पर आर्टिकल कैसे निकालोगे? 70.20 है ना। सबको जवाब देना है भाई। लेबर कॉस्ट तो आ चुका है ना 8425, और उसके आगे आपको आर्टिकल पूछा गया था, आर्टिकल भी हमने बता दिया 120 पर आर्टिकल चाहिए, डिवाइड कर दो 8425 को डिवाइड कर दो 120 से, तो आ जाएगा इसका आंसर 70.208। क्वेश्चन का फॉर्मेट को समझो, चार चीजें आपसे पूछ रहे हैं, ये चार नहीं बोल रहे हो, ये चार बोल रहे हो। सबसे पहले प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग आवर्स वर्क, कितना घंटा काम किया, बोले 49 आवर्स काम किया, है ना। अभी इसके चल रहे एग्जिस्टिंग टाइम के हिसाब से 49 आवर्स आपने काम किया। वीकली अर्निंग हमने वो कैलकुलेशन आपको दिखा दे रहे हैं, वाला कैलकुलेशन जो किए वेट फ्रॉम टर्म वीकली अर्निंग दिखा दिए। फिर कॉमा आपको बताना है नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस, तो दिया ही था 120, उसको कॉपी कर दो 120, और फिर लास्ट लेबर कॉस्ट पर आर्टिकल, तो ये है लेबर कॉस्ट, ये है आर्टिकल पर आर्टिकल से डिवाइड कर दो, ये लेबर कॉस्ट पर आर्टिकल। ठीक है, ये एग्जिस्टिंग टाइम रेट के हिसाब से आपने बताया, वैसे अब पीस रेट के हिसाब से बताना है, हाल से और गोवान से भी बताना है। चारों आंसर आपको देने हैं। सबसे पहले आवर्स वर्कड कितना है, ये आवर्स वर्कड है, फिर टोटल वेजेस है, फिर टोटल आर्टिकल प्रोड्यूस, और फिर डिवाइड करके वेजेस पर आर्टिकल भी बताना है, और बाकी में भी ऐसे ही करना है। ये समझ आया? ये है क्वेश्चन का फॉर्मेट, ऐसा आपको सोचना चाहिए हमेशा। जब भी क्वेश्चन पढ़ोगे भाई पूछा गया है, किस हिसाब से पूछा है, क्या क्या आंसर हमको देना है, तब तो आंसर निकलेगा। ठीक है, इसको मिटा दो। ठीक है, इसको फेयर में अच्छे से आप लोग को करना है, उसमें कोई डाउट आएगा तो बताना। फिर आते हैं स्ट्रेट पीस रेट में। स्ट्रेट पीस वर्क के हिसाब से आवर्स वर्कड कितना होगा, आवर्स तो होता है, आवर्स थोड़ी ना चेंज हो जाएगा, 49 आवर्स ही रहेगा। ठीक है, वेजेस चेंज हो जाएगा। देखो वीकली अर्निंग जो है ना, किस हिसाब से निकालोगे, फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, पीस रेट वाला। हाँ, उसका फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल आउटपुट इनटू वेज रेट पर यूनिट। हाँ, पर आउटपुट पर यूनिट जो बोलो। ठीक है, हाँ तो बताओ एक्चुअल आउटपुट कितना है आपका, अब 120 नहीं है। अब अगर मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ूंगा, अभी क्वेश्चन कुछ पढ़ना बाकी था क्या, कि पूरा क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, बाकी है ये 3 लाइनें, देखो मैंने अंडरलाइन अभी क्या पहले का है, मिटा के देखूं। हाँ देखो पहले का किया हुआ, मिट नहीं गए, पहले का अंडरलाइन किया हुआ है, मतलब वही आपका इंसिडेंटल पॉइंट है, वहां फंस गए। आपने 120 बोला ना, वो 120 किसके हिसाब से था, वो 40 में आज वो टाइम के हिसाब से था। जब टाइम रेट के हिसाब से काम कर रहे थे तब आपने 120 आर्टिकल बनाया, तो यहाँ नीचे बोल दिया है assume that 135 articles are produced in a 40 hours week। अब ये 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 49 नहीं रहेगा, जल्दी काम कर लेगा। नहीं आया, नहीं आया। ठीक है, जैसा क्वेश्चन बोलेगा हमको वैसा करना है ना। तो लास्ट की 3 लाइन लिखा है कि assume that 135 articles are produced, और वो भी 40 घंटे में। पहले वो क्या कर रहा था, 49 आवर्स ले रहा था और 120 आर्टिकल्स बनाया था, तो पगला था वो। अब अच्छा काम कर रहा, अब वो आवर्स कितना काम किया, 40 घंटा काम किया, मतलब टाइम कम ले रहा है, और आउटपुट 135 मतलब ज्यादा बना रहा है, तो अच्छा है ना, कम टाइम में ज्यादा आउटपुट, यही होना चाहिए, यही हर एम्प्लॉय का मोटिव होना चाहिए। तो वो हमको सामने से बताएगा, मैंने थोड़ी कुछ इसमें दिमाग लगाया, सामने से बताएगा 135 आर्टिकल प्रोड्यूस हुए ना 40 आवर्स वीक अंडर स्ट्रेट पीस वर्क, मतलब ये इसमें भी आपको यही अज्यूम करना है, रोहन में भी यही अज्यूम करना है, और हंसी में भी यही अज्यूम करना है। जो 49 आवर्स उसने काम किया, 120 आर्टिकल बनाया, वो सिर्फ पहले वाले पॉइंट के लिए था, एग्जिस्टिंग टाइम रेट के लिए था। और फिर ये सेंटेंस पढ़ो, लाइन 3 लाइन तो बता दिया कि 135 आर्टिकल्स 40 आवर्स में प्रोड्यूस हो गए, तीनों में वही अज्यूम करना है। जो ये आपका स्ट्रेट पीस रेट है, रोहन और हल से, इन तीनों में आपको यही अज्यूम करना है। 135 बना है, 40 आवर्स में बना है। ठीक है, तो हमको कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बता दिया ना सामने से। अगर आपको पूछ रहा है कि भाई आवर्स वर्क कितना है, 40 बता दिया है। वीकली अर्निंग हम निकालेंगे, तो वो हाँ पीस वर्क के हिसाब से कैसे निकलेगा, एक्चुअल आउटपुट इनटू पीस रेट। एक्चुअल आउटपुट अब कितना है भाई, 135 है, तो ठीक है 135 में यहाँ पे लिख दिया, इसको आप लोग फेयर में दिखाओगे अच्छे से। 135 आर्टिकल्स उसने प्रोड्यूस किया एक्चुअल में, इनटू पीस रेट निकाल के बताओ कहाँ है, ढूंढ लो पीस रेट कहाँ है क्वेश्चन में। हाँ ये देखो यहाँ लिखा पीस वर्क रेट एड 20% टू बेसिक पीस रेट, तो पहले बेसिक पीस रेट पता होना चाहिए, तब आप उसका 20% बढ़ा दोगे। बेसिक पीस रेट कितना है, एक पीस का को कितना पैसा मिलेगा,
और टेंशन मत लो, जैसे मॉड्यूल में करते हैं वैसे ही करना है। क्वेश्चन में दिया बहुत सारा चीज है, बट एकदम नॉर्मली सोचो, मॉड्यूल में जैसे निकालते थे 1 घंटे का इतना पैसा मिलेगा है, और उसी 1 घंटे में हम इतना आर्टिकल बना गए हैं, ट्राई करो इतना, जितना पेज में रहता था उसको डिवाइड कर देते थे। हाँ तो चलो बता ही देता हूँ, जवाब तो आप ही लोग दोगे, मैं सवाल पूछता हूँ कि आप लोग बताओ 1 घंटे का आपको पैसा कितना मिलेगा? 1 घंटे का हाँ 160। हाँ बिल्कुल, पुराना वाला मत देखना, हाँ, मतलब 225 मत देखना। क्या 47.4 फाइनल आंसर? पीस रेट का ना, देखते हैं। तो देखो 1 घंटे में आपको कितना पैसा मिलेगा है? बोले 160। और अब मुझे बताओ उसी 1 घंटे में आर्टिकल्स कितना बनाना पड़ेगा 1 घंटे में भाई? हाँ हाँ 40 घंटे में 135 आर्टिकल बन रहे हैं। नहीं, वो तो एक्चुअल है, वो तो एक्चुअल है, बनना कितना? हाँ 3 सही जवाब है। अच्छा 5 घंटे में 15 हाँ ये दिया तो है आपको, बेसिक टाइम अलाउड फॉर 15 आर्टिकल्स 5 घंटा। मतलब क्वेश्चन में इस तरीके से दिया है कि भाई 5 घंटे में आपको कितना आर्टिकल बनाना है? 15। ये आपको एक टारगेट दे दिया कि आपको 5 घंटे का समय दिया, 15 आर्टिकल बना के दो। हमको 5 घंटे का चाहिए क्या? हमको 1 घंटे का चाहिए। तो 5 घंटे से 1 घंटे में कन्वर्ट कर मैं क्या करूंगा इसको? डिवाइड बाय 5 हो गया, या क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना, एक ही मतलब है भाई, आ जाना है ना। मेरे को जैसा ठीक लगता है, जैसे मेरे को लग रहा है डिवाइड बाय 5 करना ज्यादा बेटर है। आप 5 को डिवाइड बाय 5 करोगे तभी तो 1 आएगा, तो इसलिए आप यहाँ पे भी डिवाइडेड बाय 5 कर दो तो 3 आएगा। 5 घंटे में 15 बनाना है, मतलब 1 घंटे में 3 बनाना है, इसमें कोई दिक्कत? पक्का? तो देखो जैसे मैंने बोला मॉड्यूल में ऐसे ही करते थे ना हम लोग। हाँ मॉड्यूल में ऐसे ही तो करते थे, कितने बार ऐसा सेम क्वेश्चन आया है। 1 घंटे का आपको पैसा मिल रहा है 160, और उसी 1 घंटे में आपको 3 आर्टिकल बनाना है, यानी 160 डिवाइड बाय 3, एक आर्टिकल का आपको 53.33 मिल रहा है। तो क्या ये फाइनल है? 135 से मल्टीप्लाई कर दूं? क्या करना है? हाँ पीस वर्क का जो पैसा मिलेगा ऐड कर दो 20%। ये बेसिक पीस रेट आया है, इसमें आप प्लस करोगे 20%, 64। हाँ अब मैंने पहले बता दिया था 64, इसमें इसी का 20% जोड़ देना, जो भी आएगा फाइनल 64 आएगा। हाँ 47 बोला जो 47। हाँ चलो ठीक, 64 आपका फाइनल पीस रेट है, उसको आप 135 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। हमको वीकली अर्निंग निकालना है, पीस वर्क के हिसाब से निकालना है। तो पीसेस हमने 135 बनाया है वो देख लिए, और पीस रेट हमको निकालना पड़ा यहाँ से कि हमको ये मालूम 1 घंटे में 160 मिलता है, उसी 1 घंटे में 3 आर्टिकल बनाना है ना। वो 5 का 15 है, मतलब 1 का 3 है, 1 घंटे में 3 आर्टिकल बनाना है। तो 53 मिल रहा था, पर उसके बाद बोलते ना ऐड 20% टू बेसिक पीस रेट, तो 64 आ गया। वो आपका फाइनल पीस रेट है, फाइनल वाला, उसको मल्टीप्लाई करोगे 135 पीसेस से, आपका आंसर आ जाएगा 8640। ये है आपका वीकली अर्निंग। हाँ वीकली अर्निंग के बाद क्या बताना है? वीकली अर्निंग बता दिया, उसके आगे नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस निकालना थोड़ी है, दिया हुआ है, उसको छाप देना बस, कॉपी पेस्ट 135 आर्टिकल, और फिर पर आर्टिकल के लिए उसको डिवाइड कर दो 8640 डिवाइड बाय 135। हाँ देखो 64 से तो मल्टीप्लाई किए थे, डिवाइड करोगे तो वापस 64 आ जाना है, सिंपल। ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया स्ट्रेट पीस वर्क के हिसाब से, ठीक है। फिर में करना इसको अच्छे से। अब आते हैं थर्ड में, रोवान में, ठीक है। तो अब वही 4 जवाब आपको देना है रोवान के हिसाब से। इसका सबसे पहले एक्चुअल आवर्स कितना है, आवर्स वर्क कितना है, कितना घंटा काम किया? 40। नीचे बता तो दिया था, आपको निकालने की जरूरत नहीं है, नीचे बता दिया 40 आवर्स उसने काम किया है। अब वीकली अर्निंग आपको निकालना पड़ेगा रोवान के फॉर्मूले से। तो चलो अभिषेक, रोवान का फॉर्मूला क्या है? एक्चुअल रेट टू वेज रेट प्लस टाइम सेव्ड इनटू वेज रेट इनटू एक्चुअल आवर डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आवर। ठीक है, तो अब वैल्यूज भी बता दे, जब एक्चुअल आवर्स कितना है, ठीक है, वेज रेट 64 नहीं, सॉरी वो लेंगे ना 1 घंटे का लेंगे ना। हाँ बिल्कुल 53 बार लेंगे नहीं, 53 कहाँ है? 160 दिया तो है। अच्छा टाइम रेट एक बार बताओ 40 क्या है? अच्छा वो एक आर्टिकल है सर। हाँ ये 40 क्या है बताओ, क्या 40 क्या है? जो
आर्स है ना, तो ऐसा भी कौन सा लोगे, भाग आर्क वाला लोगे। 64 को तब लोगे जब ये पीसेस होता। अगर यूनिट्स है तो पीस रेट लोगे, और टाइम है तो टाइम रेट लोगे, जो कि 160 है ना। बेस रेट आप 160 वाला लोगे, प्लस टाइम सेव कैसे आएगा, उसके लिए हमको स्टैंडर्ड आर्क्स पता होना चाहिए। तो बताओ, स्टैंडर्ड आर्क्स आप लोग को निकालना पड़ेगा। 49 हो एक सेकेंड, नहीं दोनों का गलत। ना सर 1 घंटे में 3 आर्टिकल, तो फिर 40 घंटे में ये तो आपको तो आर्क्स निकालना है ना, आपको 5 मिनट स्टैंडर्ड आवर्स ना। हाँ स्टैंडर्ड आर्क्स हमको निकालना है। 1 घंटे में 3 आर्टिकल, 45 तो आएगा सर। आर्टिकल कितने निकल, ठीक है, आप लोग उस हिसाब से करके तो आना चाहिए। अब इसमें मैं देख रहा हूँ, तो एक सेकंड रुक जाओ। हाँ उस हिसाब से वही होना चाहिए। 15 निकल 5 मिनट 7.5 hours for 15 आर्टिकल। अच्छा हाँ, एक चीज आपको और 45 आया ना, 45 में करो आप लोग प्लस 50%। 45 सही है, एकदम सही, सचारों ने सही दिमाग लगाया, 45 सही है। 45 में प्लस करो 50%, 67 ये आपका स्टैंडर्ड आर्क्स है। सवाल है 50% क्यों जुड़े। हाँ जैसा क्वेश्चन बोलेगा हमको करना पड़ेगा। 50% टू टाइम, जैसे हमने पीस रेट में भी तो यही किया ना, जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसा करना है कि भाई पीस रेट में भी, पीस रेट क्यों बढ़ा है आप लोग, 20% क्वेश्चन बोला था, पीस रेट तो आ गया था 53.3 उस हिसाब से नॉर्मल कैलकुलेशन, और हमने 20% बढ़ाया। ये क्वेश्चन बोला था ऐड 20% टू पीस रेट, तो वैसे ही बोला है ऐड 50% टू टाइम, जो भी आपका टाइम आया 45 एकदम सही दिमाग लगाए, पर उसमें हमको क्वेश्चन बोल दिया आगे फर्दर कि 50% जोड़ना है, तो जोड़ दिए, तो 67. टाइम सेव कर उसमें ऐड करना। नहीं बोला नहीं है, ऐड 50% टू टाइम बोल दिया ना कि ठीक है प्रीमियम बोनस बोलेगा, बोनस टाइम सेव का ही मिलता है, ठीक है, बट आपको ये बोलना है सेंटेंस 50% क्या बोलेगा, 50% टू टाइम, तो टाइम कौन सा, टाइम सेव वाला नहीं, फिर अपना स्टैंडर्ड टाइम, ठीक। तो अब उसका कैलकुलेशन अच्छे से दिखाना फेयर में कि भाई 5 घंटे का आपको स्टैंडर्ड आवर्स दिया गया है 15 आर्टिकल बनाने के लिए, तो इनटू 135 के लिए कितना, तो वो 45 आया, बट फिर फाइनली आपको 50% को भी नोटिस करना है, 50% जोड़े तो 67.5 आपका स्टैंडर्ड आवर्स होगा, और एक्चुअल कितना है, एक्चुअल 40 है, लिखे तो है, इतना सोचते क्या हो, तो 67.5 माइनस 40 टाइम सेव्ड आ जाएगा 27.5 आवर्स, ये टाइम सेव्ड है, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल टाइम सेव्ड है ना। बस टाइम सेव निकालने के लिए करना है। हाँ बिल्कुल, हाँ इनटू कर दोगे वेज रेट 160 इनटू एक्चुअल अपॉन स्टैंडर्ड, तो एक्चुअल आपका 40, स्टैंडर्ड आपका 67.5, कर लो खत्म, फिर ये आया 6400, 0.60 कर दो। किसको, नहीं सॉरी, टाइम अपना 7 2607 2400, एक सेकेंड 64, हाँ ये जो 50% टाइम होता है तो हमें पता कैसे चलेगा कि एक्चुअल में करना है कि स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड में ही करोगे हमेशा। एक वो वाला इलस्ट्रेशन 10 भी जो था याद करो, उसमें भी हमने उसमें भी बोला था यही, परफॉर्मेंस रेटिंग जो बोला था, परफॉर्मेंस रेटिंग 120% ऐसा दिया था, और भी एक और कुछ 10-20% और था, 2-3 चीजें थी, तो उसमें भी हम स्टैंडर्ड आवर्स को ही करेंगे निकालने के लिए, उसमें निकालना ही स्टैंडर्ड आवर्स था, है ना, क्वेश्चन में बोलेगा था स्टैंडर्ड आवर्स निकालो, जो भी करना है हमको स्टैंडर्ड में ही करना रहता है हमेशा। तो इसका आ गया 9007, ठीक है, वीकली अर्निंग अच्छे से दिखाना फेयर में 9007,
प्रॉब्लम निकाल। उसके बाद हाँ नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस दिया हुआ है 135, लेबर कॉस्ट पर आर्टिकल डिवाइड कर दो 9007 को 135 से 66.72। हाँ आलसे का निकालो आप लोग, कुछ नहीं बस इसकी जगह 50, बाकी पूरा सेम रहेगा, इसकी जगह 50% आ जाएगा। आर्क्स भी वही है, आर्टिकल्स भी वही है, बाकी चलो निकालो सब। आर्क्स तो वही रहेगा 40 आर्क्स। वेजेस आप लोग बताओ। ये आएगा आपका आंसर 8600। ठीक है 8600। आर्टिकल्स प्रोड्यूस वही रहेगा 135 और पर आर्टिकल के लिए 8600 डिवाइड बाय 135। देखो एक बार पैटर्न समझ जाओ ना कितना इजी है। कितना आया? टोटल आएगी 8600 डिवाइड 135 तो ही आ जाएगा। देखो अब कैसे स्पीड हुआ, फर्स्ट वाले में टाइम लगा, फिर फटाफट जितना आगे बढ़ते गए उतना जल्दी होते गए। सर क्यों? अब तो यही दूंगा। सर इतना सारा पूछ रहे हो, कैसे मुझे नहीं समझ रही है। मेरा लगा पहले इन सबको बताना है, फिर उसका सिर्फ बेसिस बताना है। ठीक है क्लियर है ये वाला? नहीं वह कॉपी में तो और अच्छे से फेयर में ऑब्वियसली दिखाना। आगे आते हैं ओवरहेड में। एक ही क्वेश्चन बनाए थे कल ओवरहेड का, वो क्लियर था। 48 वाला बनाए थे। आगे आ जाओ। हाँ चलो पहले एक फटाक से 2 मिनट रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले टॉपिक क्या था हमारे ओवरहेड में? टॉपिक का नाम पहले तो डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड ये हमारा नाम था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड। अब डिस्ट्रीब्यूशन भी 2 टाइप से होता है। सबसे पहले प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, और बाद में जैसे प्राइमरी खत्म होगा उसके बाद सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, मीनिंग क्या था? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या? वेदर नहीं वो नहीं, वेदर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट, चाहे कोई भी हो, ऑल द डिपार्टमेंट मतलब कौन सा ऑल, चाहे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो चाहे सर्विस डिपार्टमेंट हो, सभी में बांटना है। ठीक है, देखो प्राची प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जो भी खर्चा दिया होता है, रेंट है, इंश्योरेंस है, डेप्रिसिएशन है, सैलरी है, ये सब खर्चे आपको क्वेश्चन में दिए होते हैं। आपको क्या करना है, उसको सारे डिपार्टमेंट में बांटना है रेशियो में। और रेशियो क्वेश्चन में देगा और आपको पहचानना है कि रेंट का रेशियो क्या होना चाहिए, देगा सर, आपको बस मैच द फॉलोइंग करना है कि रेंट का रेशियो क्या होना चाहिए, डेप्रिसिएशन का रेशियो क्या होना चाहिए। रेशियो क्वेश्चन में देगा, 3-4 रेशियो देगा, उसमें से डेप्रिसिएशन का आपको सेलेक्ट करना है, तो वो आप देख के समझ जाओगे। उसको कहते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड टू ऑल द डिपार्टमेंट। अच्छा, ऑल द डिपार्टमेंट मतलब क्या होता है? 2 टाइप के होते हैं डिपार्टमेंट। ऑल द डिपार्टमेंट, ठीक है, डिपार्टमेंट 2 टाइप का होता है, एक होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एक होता है सर्विस डिपार्टमेंट। तो सभी में बांटना है आपको, इसलिए उसको प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कहा जा रहा है। सभी डिपार्टमेंट में बांटना है, मतलब भेदभाव अभी नहीं करना है। हाँ, फिर जैसे आपने प्रोडक्शन सर्विस को सभी में बांट दिया, तो प्रोडक्शन का कुछ अलग टोटल आएगा, सर्विस का कुछ अलग टोटल आएगा। बांट तो दिए ना, फिर उसको ऐसे ऐड कर दिए कि हमें प्रोडक्शन का इतना टोटल खर्चा है, सर्विस का इतना टोटल खर्चा है। फिर चालू होगा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंडरी में क्या किया जाता है? ठीक है, टोटल ओवरहेड ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट को वहां से माइनस कर दिया जाता है। पहले हमने क्या किया, पहले हमने दोनों में बांटा, प्रोडक्शन में भी बांटा, सर्विस में भी बांटा, तो वहां भी कुछ अमाउंट आएगा ना सर्विस में। पर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में अब हमको क्या करना है, जो भी टोटल ओवरहेड सर्विस डिपार्टमेंट का आएगा वहां से उसको पूरा माइनस करके उसको 0 कर देना है। तो फिर वो जाएगा कहाँ? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। टोटल ओवरहेड ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, प्रोडक्शन में डाल देंगे वापस। ठीक है, घुमा फिरा के प्रोडक्शन में ही आ गया एट द एंड।
हाँ तो इसको अगर चलो हटाऊँ अब वापस ऑफ वर्क। हाँ तो प्राइमरी सेकेंडरी की मैंने मीनिंग बताया, ठीक है, पर इसके आगे क्या था सोचो, और क्या बताया था मैंने? सर्विस का बाद में हाँ सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के 3 मेथड होते हैं। ये तो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का मैंने मीनिंग बताया कि सर्विस डिपार्टमेंट का जो ओवरहेड है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाएगा, तो कैसे जाएगा उसका 3 मेथड है, 3 मेथड्स ऑफ सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या क्या था? डायरेक्ट नहीं, रिपीटेड तो बाद में आता है, उसके अंदर के भी अंदर में आता है। हाँ पहला था डायरेक्ट मेथड, दूसरा हाँ या स्टेप लैडर मेथड या नॉन रेसिप्रोकल मेथड, नॉन रेसिप्रोकल मेथड, और तीसरा रेसिप्रोकल मेथड तीसरा है, ठीक है। आप जो बोल रहे हो है वो रेसिप्रोकल के अंदर है, उसके अंदर 3 है। हाँ पहले इसको डिस्कस किया जाए। डायरेक्ट मेथड बताओ, डायरेक्ट मेथड क्या होता है? जहाँ पे मतलब कोई रिलेटेड नहीं है, मतलब ऐसा ऐसे सेंटेंस ऐसे आपको बोलना है। आप बताओ एक सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट में नहीं जाता है तो कहाँ जाता है? प्रोडक्शन में जाते हैं, वही तो हमको करना है। प्रोडक्शन में तो जाएगा ही जाएगा, बट जैसे लिखा है S1 S2 मतलब 2 सर्विस डिपार्टमेंट है, S1 एक है S2 दूसरा है, तो S1 का S2 में नहीं जाएगा, S2 का S1 में नहीं जाएगा, तो बोले कहाँ जाएगा? प्रोडक्शन में। P1 P2 P3 जो भी होगा प्रोडक्शन में जाएगा, सर्विस का सर्विस में नहीं जाएगा, ठीक है। फिर जो स्टेप लैडर मेथड है या नॉन रेसिप्रोकल मेथड है, नॉन रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? उल्टा नहीं होगा। रेसिप्रोकल मतलब होता है उल्टा, और नॉन रेसिप्रोकल मतलब उल्टा नहीं होगा, मतलब गाड़ी से सीधा जाएगी, रिवर्स वापस नहीं आएगी, वन वे रास्ता है। तो वन वे कैसे होगा? एक सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट में जाएगा, लेकिन जब आप S2 का बांटोगे तो वापस S1 में नहीं जाएगा, प्रोडक्शन में चले जाएगा। देखो प्रोडक्शन में तो जाएगा ही जाएगा, उसको तो कोई रोक नहीं सकता, वो तो जाना ही है, वही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। बात हो गई है सर्विस का सर्विस में जाएगा कि नहीं। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में आपसे ये आपको ये इस फॉर्म में आंसर देना है कि सर्विस का सर्विस में जाएगा नहीं, प्रोडक्शन में तो जाएगा, 100% गारंटी है, वही तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का। और फिर आता है रेसिप्रोकल मेथड। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा होगा, मतलब गाड़ी सीधा भी जाएगी तो वापस भी आएगी, यानी S1 का खर्चा S2 में जाएगा और S2 का वापस S1 में आ जाएगा, तो ये रेसिप्रोकल हुआ। ऐसा हमने कल भी बनाया था, है ना। अब बस बेसिक मीनिंग इसका यही याद रखोगे। हाँ बनाओ। उसके बाद अब रेसिप्रोकल के अंदर 3 होते हैं, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कोंटे में। रेसिप्रोकल मेथड के अंदर 3 होते हैं, बताओ नाम। हाँ वही जो आप बता रहे थे, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड एक है, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। हाँ देखो ऐसे मैंने बताया था कल आपको, देखो रिपीट होगा ना, S1 का S2 में जाएगा, फिर S2 का S1 में, वैसे चलते रहेगा, 4-5 बार ये साइकिल चलेगा, हमेशा नहीं चलेगा। बताओ ना, क्वेश्चन में आएंगे तो समझ आएगा। मैक्सिमम 5 बार ये चीज की जाती है, 5 बार ये साइकिल होता है, S1 का S2 में, फिर S2 का S1 में, फिर ऐसे 5 बार होता है। तो आप रिपीट करोगे ना उसी चीज को बार बार, तो इसलिए उसका नाम है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, जो कि बहुत टाइम टेकिंग है। देखो मैंने नाम आपको ऐसे याद करवाया था, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन है, हाँ बिल्कुल टाइम लगेगा उसमें। अगर आपको टाइम नहीं लगाना है, कम समय में खत्म कर देना है डिस्ट्रीब्यूशन, तो आप करोगे साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। इक्वेशन बनाओगे तुरंत हो जाता है उससे, इक्वेशन है ना, इक्वेशन की यही तो खासियत है, बस इक्वेशन सॉल्व किए मतलब वो खर्चा बढ़ गया, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। और फिर अगर इक्वेशन है मतलब थोड़ा बहुत मैथ्स का लॉजिक लगेगा, लेट इट बी एक्स, लेट इट बी एक्स और वाई का इक्वेशन बनेगा। मान लो आपको मैथ्स नहीं आता तो ठीक है, ट्रायल एंड एरर मेथड कर लो। बोले हमको सर इक्वेशन नहीं बनता, ठीक है, ट्रायल एंड एरर, ट्राई करो गलती होगी, ट्राई करो गलती होगी, कभी ना कभी सही हो जाएगी। आंसर सब में सेम है, आंसर तीनों में सेम आता है। तो ये चीजें अभी कल बोला था, फिर से बोल लेता हूँ। क्वेश्चन साइलेंट है तो आपकी मर्जी है ना कौन सा मेथड लगाना है। अब अगर क्वेश्चन सामने से बोल देगा कि सॉल्व बाय रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, तो वही करना पड़ेगा। वो बोल देगा साइमल्टेनियस इक्वेशन, वही करना पड़ेगा। ट्रायल एंड एरर बोल देगा तो वही करना पड़ेगा। वो क्वेश्चन साइलेंट रहेगा, बोलेगा परफॉर्म सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, मैं फुल स्टॉप, मेथड नहीं बताया, तो आपके ऊपर है कौन सा करना है, ठीक है।
डायरेक्ट मटेरियल ये डिवाइड ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस का चैप्टर नहीं है ना, थ्योरी है 2 पेज का। सर अगर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन बोल दिया हम लोग रेसिप्रोकल से गए हाँ। ये तीन क्यों करना पड़ेगा? रेसिप्रोकल के इन तीनों में से कोई एक करोगे भाई, वही अभी बताया जो इन तीनों में से अगर साइलेंट है तो आपकी मर्जी है, अगर बता दिया वो तो बता देते हैं ना कि जो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन है किस मेथड से करना है। हाँ सेकेंडरी का तो बताएगा, सेकेंडरी का ये है डायरेक्ट मेथड है, स्टेपलेटर है और रेसिप्रोकल है, ये बताएगा। अब अगर मान लो डायरेक्ट मेथड बोला तो सॉल्व कर लोगे, स्टेपलेटर बोलेगा तो भी सॉल्व कर लोगे, रेसिप्रोकल बोलेगा तो कौन से मेथड से सॉल्व करोगे, वो मैंने बताया कि साइलेंट है तो जो आपकी मर्जी है, बोल दिया है तो फिर वही करना। अभी क्वेश्चन बनाते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा, अभी इतना मत दिमाग लगाओ। तो ये मतलब ये पूरा ऐसा ही देखो, पूरा एक फ्लो चार्ट ऐसा है हमारे पास, ठीक है। पहला टॉपिक है, वैसे दूसरा भी टॉपिक है, अभी पहला टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड। डिस्ट्रीब्यूशन 2 स्टेजेस में किया जाता है, पहले प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, उसके बाद सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। प्राइमरी मतलब जो भी खर्च है सब में बांटेंगे, प्रोडक्शन में भी सर्विस में भी, और सेकेंडरी मतलब सर्विस का प्रोडक्शन में बांटेंगे, ठीक है। तो उसका हमारे पास 3 मेथड था, डायरेक्ट मेथड, स्टेपलेटर और रेसिप्रोकल। डायरेक्ट मेथड इकलौता है, स्टेपलेटर मेथड इकलौता है, रेसिप्रोकल के अंदर 3 ठोक है, वो हमने इतना कल देखा था। 48 वाला बनाया था वो इजी है, हो जाएगा। आ जाओ 49 में। हाँ अच्छा, पर 49 के पहले भी एक बार, उसके पहले एक आपको दिया है, पेज 181 निकालो। कोई इलस्ट्रेशन नहीं है पर एक छोटा सा वो दिया हुआ है, 181 ये कौन बुक का, बुक में पेज 181 है। कोई क्वेश्चन नहीं है, मतलब इलस्ट्रेशन नहीं है, वहां पे आपको सिखाया कि डायरेक्ट मेथड कैसा होता है। देखो बीच में दिखा है, हेडिंग में लिखा है मेथड्स ऑफ सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, सबसे पहला डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। इसको पढ़ो, क्या लिखता है, पढ़ते हैं इसको। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द assumption किया जाता है that one service department does not give service to other service department। कोई भी एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस नहीं देता है, तो खर्चा भी नहीं बटेगा उसका। Thus between service department there is no reciprocal service exchange, hence under this method service cost are directly loaded on the production department। एक सर्विस का दूसरे सर्विस में नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा, प्रोडक्शन में जाएगा, क्योंकि वही मेन ऑब्जेक्टिव है। दिस इज सिंपल बट द assumption may not be correct, ठीक है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमको तो सॉल्व करना है। It is incorrect to assume that canteen service is not available to other service department like labor office, store और maintenance department। ये सब छोड़ो, थ्योरी बताया है, जैसा हमको कोई क्वेश्चन बोलेगा तो करना पड़ेगा। तो अब देखो उसके नीचे जस्ट बता दिया इन द इलस्ट्रेशन 48 जो आप लोग कल किए थे 48 का, तो आप लोग बताओ 48 वाला पूरा सॉल्व करने के बाद P1, P2, P3 और S1, S2 सबका टोटल खर्चा कितना आया था? आप इतना लोग बोलोगे, मैं खुद देख के लिख लेता हूँ। 4 लोग बोलेंगे समझ थोड़ी आता है। 11,350, 8,505, 6,825, 2,910 और 1610। हाँ ये आपने कल ले आया था, ये 48 वाला है, एक बार आप कल का देखोगे हो जाएगा, इजी है। 40 इलस्ट्रेशन 48 के आगे ही कंटिन्यू करने बोले गए, 48 आप करोगे ना इजी हो जाएगा। ये अभी रुकना, 5 मिनट बाद में बता दूँ। तो ये सारे, हाँ देखो नाम से समझ आएगा, P1, P2, P3 कौन सा है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। P1, P2, P3 जो है वो ये तीनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। S1 और S2 ये दोनों सर्विस डिपार्टमेंट है ना। तो ये प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हमने कल कर दिया था, ये प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का फाइनल आंसर वो हमने कल कर दिया था। और प्राइमरी के बाद अब क्या करना है? सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो मैं उसका टेबल बना रहा हूँ, उसमें हेडिंग में लिखूंगा मैं स्टेटमेंट शोइंग सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, लिख देता हूँ ये लो, स्टेटमेंट showing secondary distribution, ठीक है। ब्रैकेट में लिख देना डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड क्या होता है? देखो आप लोग बताओ S1 का खर्चा कितना है? 2910। तो 2910 को मैं यहाँ से पूरा माइनस कर दूंगा ताकि ये 0 हो जाए। और इस 2910 को अब मैं किस किस डिपार्टमेंट में बांटूंगा ये बताओ। 2910 यहाँ से तो माइनस कर दिया, सर्विस से तो माइनस कर दिया, ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। P1, P2, P3 में जाएगा बस, S2 में नहीं जाएगा। डायरेक्ट मेथड यही तो बोलता है कि मतलब ये 2910 में से ये P1, P2, P3 में जाएगा, S2 में कुछ नहीं जाएगा, है ना। और आप चाह के भी नहीं डाल सकते। देखो ना क्वेश्चन कैसे डालोगे ये बताओ मेरे को। 2910 को कौन से रेशियो में बांटोगे? P1, P2, P3 में वो दिया हुआ है।
जो जिस टेबल में हम लोग थे वहां पे देखो S1 का ऐसे दिया हुआ है, S1 का जो भी खर्चा है उसका 40% P1 में, 30% P2 में और बाकी का 30% P3 में। तो हो गया ना 100%, तो यही खत्म हो गया। आप चाह के भी इसको S2 में नहीं बांट सकते, मतलब चाह के भी आप गलत नहीं कर पाओगे। समझ आ गया? इतना इजी होगा कि जब तक भाई S1 का बांटना है, दिया ही 3 का है, P1 P2 P3, आप चाह के भी S2 में नहीं बांट सकते। तो हाँ यहाँ लिखेंगे ओवरहेड ऑफ S1, S1 का 2910 है, तो मैं करूंगा 2910 का 40% 1164 P1 में और 30% 873 P2 में और P3 में भी 30% है, तो अगेन 873 हो जाएगा। उसके लिए कुछ बचेगा ही नहीं, जीरो बचा। S2 में डालने में चाहोगे तो नहीं डाल पाओगे। समझ आ गया है ना? अब इसको टोटल कर दिया जाएगा। हाँ तो इसमें तो कुछ नहीं है, मैं डैश कर देता हूँ। अब इसको ऐड किया जाएगा, तो करते हैं, हो जाएगा आपका 12514। ठीक है, ऐड करना है क्या चीज? 40%। अरे वो पता है मेरे को, हाँ। वो सब पता है, हम दूसरा बात करते हैं। वो S2 का वो दिया है ना। इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 8739, ये आपका 8967, ये हो गया। और इसका तो एज इट इज रहेगा 1610 का 1610 ही रहेगा, क्योंकि S1 से उसको कुछ मिला नहीं अभी, है ना? तो अब S2 की बारी। S2 का जो खर्चा है 1610 रुपए, ये यहाँ से माइनस कर दिया जाएगा। ये बदला S2 का माइनस कर दिया जाएगा, जिससे कि अब ये भी 0 हो गया और S2 तो पहले ही 0 हो चुका था। तो देखो दोनों आपका जो ऑब्जेक्टिव है फुलफिल हो गया। बस इसको बांटेंगे। हाँ, ओवरहेड ऑफ S2। तो S2 का बांटना कैसे है? 50%, 30%, 20%। बिल्कुल 5/10, 3/10, 2/10 है, मतलब वही 50%, 30% और 20%। 1610 का 1610 का इंटू, हाँ ये हुआ 805, हाँ 483, 516, ठीक है, और 322। इसको ऐड कर दोगे, डायरेक्ट मेथड का क्वेश्चन खत्म, और कुछ नहीं है इसके अलावा। सर इसमें हिंदी सिखाते रहते हो तो क्या बोलते हैं, हिंदी सब खेलते रहते हैं। ठीक, ये आपका फाइनल टोटल आफ्टर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। देखो ये था प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का जो हमने कल किया था। अब प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, सभी में बढ़ जाता है, प्रोडक्शन में भी बढ़ता है, सर्विस में भी बढ़ता है। सर्विस में चले क्या 2910 और 1610, अगर हम सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में उसको माइनस किए, P1 P2 P3 में बांट दिए, फिर S2 को माइनस किए, P1 P2 P3 में बांट दिए, सर्विस का 0, प्रोडक्शन का आ गया फाइनल आंसर। ये सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन खत्म हुआ बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड। ठीक है, अब इलस्ट्रेशन 49 में आओ, क्योंकि वो स्टेप लैडर मेथड है। डायरेक्ट मेथड का अलग से कोई इलस्ट्रेशन नहीं दिया है ना, इसलिए मैं इसमें दिखाया अलग से। अब जो इलस्ट्रेशन 49 है, देखो मैं आपको सिखाऊंगा कैसे समझ आएगा कि स्टेप लैडर मेथड है, अभी बताता हूँ। क्वेश्चन पूरा पढ़ते हैं, पेज 182 पे है इलस्ट्रेशन प्राइमरी करना पड़ेगा। 49। प्राइमरी नहीं करना है, किया हुआ है, किया हुआ है, प्राइमरी किया हुआ है, तभी तो देखो आपको टोटल खर्चा दिया हुआ है। 4 डिपार्टमेंट, 5 डिपार्टमेंट पढ़ते हैं पूरा। देखो, a manufacturing company has 2 department, 2 production department, fabrication and assembly। fabrication और assembly 2 production department है and 3 service department है, stores, time office और maintenance। ठीक है, टोटल 5 हो गए। the depart, ये देखो ये लाइन पढ़ो, लिखा है the departmental overhead, बस यहीं पे बात खत्म। आप लोग पढ़े डिपार्टमेंटल ओवरहेड, डिपार्टमेंट में सबको ओवरहेड दे दिया है, मतलब प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है। अगर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया होता तो क्वेश्चन में वो भी तो देता ना, रेंट कितना है वो बताओ। चलो मैं मान लो मेरे को प्राइमरी करना है, कैसे करोगे बताओ? हाँ वही बता रहा हूँ, रेंट, डेप्रिसिएशन, इलेक्ट्रिसिटी, सैलरी दिया ही नहीं है, उसका रेशियो भी दिया ही नहीं है। रेंट बांटते हैं एरिया के रेशियो में, डेप्रिसिएशन को बांटते हैं वैल्यू ऑफ प्लांट के रेशियो में, कुछ दिया ही नहीं है। सैलरी को बांटते हैं नंबर ऑफ वर्कर के रेशियो में, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन तो दिया ही नहीं, लिखा है डिपार्टमेंटल ओवरहेड। सर तो क्वेश्चन दिए हैं ना। हाँ, तो तब प्राइमरी करना रहेगा। अभी कुछ है ही नहीं, ना खर्चा पता है ना उसका बेसिस पता है, मतलब वो बांट दिया है। और टोटल ओवरहेड हमको बता दिया, लिखा है ना डिपार्टमेंटल ओवरहेड समरी फॉर द मंथ ऑफ मार्च इज गिवन बिलो। तो मैं चालू करता हूँ। अच्छा नहीं, पहले हाँ इसमें सीक्वेंस बनाना पड़ेगा, तो पूरा पढ़ेंगे। चलो पहले अदर इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू डिपार्टमेंट बॉस, सब वो अदर इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है। नंबर ऑफ एम्प्लॉय दिया हुआ है,
नंबर ऑफ स्टोर रिक्विजिशन स्लिप दिया हुआ है और मशीन आवर्स दिया हुआ है, मतलब कौन कौन से डिपार्टमेंट में कितना कितना नंबर ऑफ एम्प्लॉई है वो बता दिया, कितना नंबर ऑफ स्टोर स्लिप वहां से इशू है वो बता दिया है, और मशीन आवर्स कितना कितना काम हुआ, 2 ही डिपार्टमेंट में काम हुआ है वो बता दिया है। तो बोल दिया अपोर्शन द कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मतलब अपोर्शन मतलब क्या, डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिस्ट्रीब्यूट किसको किसमें करना है, डिस्ट्रीब्यूट द कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तो इसको कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है, पर मेथड तो बताया नहीं। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के या तो डायरेक्ट 3 मेथड इसके है ना, सेकेंडरी है ना, अभी उसमें मत जाना, बस जो आपके स्क्रीन पे है उसको बस देखो। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के ये 3 मेथड, डायरेक्ट, स्टेप लैडर, नॉन रेसिप्रोकल और रेसिप्रोकल, इन तीनों में से आप कौन सा चूज करोगे, नहीं कर सकते। वो टेबल को अब देखना है, टेबल कैसा है देखते हैं, मैं बताता हूँ। पहले तो हम चलो ना वो कैस करते हैं, देखो मैं पैराग्राफ में बता रहा हूँ, उसको भी नोट मत करना। फैब्रिकेशन और असेंबली, ये तो आपका 2 ठो क्या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, तो इसको मैं ऐसे एक कॉलम में लेता हूँ, ये दोनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। इसके बाद आपका स्टोर, टाइम ऑफिस और मेंटेनेंस, ये 3 सर्विस डिपार्टमेंट है, ठीक है। अब आप लोग उसका बेसिस बताओ ना, जैसे देखो स्टोर का खर्चा कितना है टोटल, स्टोर का खर्चा है 5000, टाइम ऑफिस का खर्चा है 4000 और मेंटेनेंस का खर्चा है 3000, तो ठीक है। ये सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा यहाँ से माइनस करके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में तो बांटना है। आप लोगों ने डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, एक सर्विस का खर्चा दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट में नहीं जाता है, यहाँ पे जा रहा है। पहले कैसे पता चला, चलो मैं बताता हूँ। स्टोर्स, अगर मैं स्टोर्स का खर्चा बांटना चाहूँ, 5000 यहाँ से माइनस करूंगा, तो पहले तो आप इसका बेसिस तो बताओ, किस रेशियो में 5000 को बांटोगे। वो 3 ऑप्शन है आपके पास जो टेबल में दिया हुआ है, तो कैसे बांटोगे बताओ। बिल्कुल भाई, स्टोर का खर्च आपको, यही तो मैच द फॉलोइंग, इसी को तो बोलता हूँ मैं, आपको मैच करना है। ये भी स्टोर है और वहाँ लिखा भी है स्टोर, नंबर ऑफ स्टोर रिक्विजिशन स्लिप, मेंटेनेंस में दिया है, बिल्कुल उसमें भी जाएगा। मतलब जब आप 5000 को बांटोगे तो 24:20:6 यहाँ पे भी जा रहा है। मतलब अगर आप 5000 को बांटोगे तो फैब्रिकेशन और असेंबली में जाएगा इंटीग्रेशन, और 6 वाला भी तो है ना, तो वो मेंटेनेंस में भी जाएगा। मतलब एक सर्विस डिपार्टमेंट का दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट में जा रहा है, तो मतलब डायरेक्ट मेथड तो नहीं है। वापस से ये सेंटेंस बोलता हूँ कि एक सर्विस का खर्चा दूसरे सर्विस में जा रहा है, तो डायरेक्ट तो नहीं है। नॉन रेसिप्रोकल है कि रेसिप्रोकल है, क्योंकि रेसिप्रोकल में भी तो जाता है, उसमें दोनों में जाता है, इसमें एक ही में जाता मतलब है। सर्विस नॉन रेसिप्रोकल एक चलो अभिषेक, S1 का S2 भी जाता है, हाँ। S2 का S1 भी जाता है, लेकिन इसमें सिर्फ S2 प्रोडक्शन में ही जा रहा है, S1 में नहीं जा रहा है, किसी और में जा रहा है। जैसे चलो ना, अभी आपने क्या किया, स्टोर का खर्चा किस किस में बांटा, प्रोडक्शन को मत सुनो, प्रोडक्शन को मत गिनो, पहले सुन तो लो, प्रोडक्शन को मत गिनो, क्योंकि वहां तो जाएगा ही जाएगा ना, चाहे कोई भी हालत हो, कोई भी सिचुएशन हो, प्रोडक्शन में तो जाएगा ही जाएगा, उसको मत गिनो। सर्विस का सर्विस में जाएगा कि नहीं उसको नोटिस करो। तो स्टोर का किस में जाएगा, मेंटेनेंस में जा रहा है। अब देखते हैं वापस आ गया कि नहीं, चेक करते हैं। आप पहले बेसिस देखो, मेंटेनेंस का बेसिस क्या हो सकता है, डिपार्टमेंट्स, क्या डिपार्टमेंट्स, मेंटेनेंस का वो है ना, मशीनर्स होगा, और मशीनर्स आपको दिया ही किस किस का है, मतलब प्रोडक्शन में जाएगा, मतलब मेंटेनेंस का जो भी खर्चा होगा इसमें, और फैब्रिकेशन और असेंबली में जाएगा। आप चाह के भी उसको ना स्टोर में बांट सकते हो ना टाइम ऑफिस में बांट सकते हो, रेशियो दिया ही नहीं, कैसे बांटोगे। तो मतलब बताओ, देखो स्टोर का खर्चा मेंटेनेंस में गया क्या, क्वेश्चन सवाल अच्छे से पूछा करो, सुना करो। स्टोर इधर काची सुना अच्छे से करो। स्टोर का खर्चा मेंटेनेंस में गया, आ गया ना, तो मैंने स्टोर का 5000 था, क्योंकि स्टोर का जो रेशियो है वो मेंटेनेंस में भी दिख रहा है, 6 वाला दिख रहा है। और स्टोर का खर्चा मेंटेनेंस में जा रहा है, लेकिन मेंटेनेंस से वापस स्टोर में नहीं आ रहा है, क्योंकि मेंटेनेंस तो आप मशीन आवर्स के हिसाब से बांटोगे ना, ऐसे आपको जज करना है। अगर वापस आता तो कैसे, तो वो रेसिप्रोकल होता, रेशियो दिया होता, वो रेसिप्रोकल होता। फिर उसके बाद वो 3 ब्रैकेट काट सकते, उसके अंदर 3 सोचते, फिर समझ आएगा जज कैसे करना है। स्टोर का खर्च, अच्छा टाइम ऑफिस भी तो बचा है, टाइम ऑफिस को किस रेशियो में बांटोगे, बिल्कुल। अब नंबर ऑफ एम्प्लॉय तो पूरे डिपार्टमेंट का दिया हुआ है, तो ठीक है पूरे में जाएगा, मतलब जा तो गए ना, ठीक है। तो अब चलो ये समझ आया कि नॉन रेसिप्रोकल है, नॉन रेसिप्रोकल मेथड या स्टेप लैडर दोनों कहा जाता है।
पर अब सबसे बड़ा सवाल अब आपके सामने ये आता है कि आप कौन से सर्विस डिपार्टमेंट का पहले बांटोगे। सर्विस डिपार्टमेंट 3 है, स्टोर है, टाइम ऑफिस है और मेंटेनेंस है। इसमें से कौन से सर्विस का पहले बांटोगे। अगर आपका जवाब है कि सर पहले कोई भी बांट दो, आंसर सेम आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि कारण तो यही है ना, एक सर्विस का दूसरे सर्विस में जा गया है पर वहां से वापस नहीं आ गया, वहां से वो सीधा प्रोडक्शन में चले जाएगा। तो अगर आपने सीक्वेंस में गलती की, मतलब आपको सीक्वेंस आपको सेट करना पड़ेगा कि स्टोर कौन सा पहले, टाइम ऑफिस, मेंटेनेंस में से पहले कौन, फिर सेकंड कौन और फिर लास्ट कौन, नहीं तो फिर आंसर में गड़बड़ी होगी। तो बताओ पहले कौन सा होगा, सेकंड और थर्ड, क्यों ऐसा? तो ऐसा थोड़ी होता है, अरे सर सीक्वेंस में क्या सीक्वेंस नहीं ऐसा थोड़ी होता है, नहीं है, हमारा लॉजिक है पर नहीं, गलत है ना। ना सही लॉजिक बताओ आप। सही लॉजिक ये है, जो सर्विस डिपार्टमेंट ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ डिपार्टमेंट को खर्चा देगा है उसका पहले बटेगा। जो सर्विस डिपार्टमेंट ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ डिपार्टमेंट को खर्चा देगा उसका पहले बटेगा। तो पहले टाइम ऑफिस का बिल्कुल, टाइम ऑफिस का सबसे पहले बटेगा क्योंकि वो सारे डिपार्टमेंट को खर्चा देगा है, तो उसका पहले बटेगा। और नंबर ऑफ डिपार्टमेंट आपको काउंट करना है। टाइम ऑफिस का किस किस डिपार्टमेंट में जाएगा बताओ, नंबर ऑफ डिपार्टमेंट काउंट करके बताओ कितने डिपार्टमेंट में जाएगा है वो, पूरे 5 में जाता है। पांचों में जाएगा? इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। टाइम ऑफिस का नंबर ऑफ टाइम ऑफ क्या क्या सुनते क्यों नहीं हो, टाइम ऑफिस का हाँ खुद में थोड़ी जाएगा, खुद में थोड़ी जाएगा। देखो वापस से बताते हैं अभी हम लोग बेसिस को, मैं बता रहा हूँ सामने से, टाइम ऑफिस का सबसे पहले बटेगा। बोले क्यों? क्योंकि वो जितने नंबर ऑफ डिपार्टमेंट में खर्चा बांटेगा वो सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा वही खर्चा देगा दूसरों को। बोले दूसरों के लिए जियो, तो ये सबसे ज्यादा दूसरे के लिए जिएगा, खुद का नहीं देखेगा, खुद का आपको देखना भी नहीं, खुद का क्यों बांटेगा। मतलब देखो टाइम ऑफिस का बेसिस क्या है, नंबर ऑफ एम्प्लॉई। अब अगर मैं नोटिस करूँ तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय तो सब में है ना, मतलब वो सब में बटेगा। कौन से रेशियो में? देखो रेशियो देखना, 40:30:20:16 आएगा? नहीं आएगा, सीधा 10। 16 को स्किप करोगे, वो खुद का है, खुद का खर्चा खुद में थोड़ी देगा वो, समझ आएगा? तो मतलब नंबर ऑफ डिपार्टमेंट कितने हुए? 4 डिपार्टमेंट हुए, ठीक है। फिर इससे कम कौन देगा? 3 में देगा। स्टोर 3 में देगा है, क्योंकि जो स्टोर्स डिपार्टमेंट है उसका बेसिस क्या होने वाला है, बेसिस के दम पे आपको जज करोगे ना। बेसिस है उसका नंबर ऑफ स्टोर रिक्विजिशन स्लिप, और देखोगे तो उसका रेशियो 3 दिया हुआ है, 24:20:6। तो कितने डिपार्टमेंट? 3 हुए। तो ऐसे आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। स्लिप होता है, जैसे आप देखो मटेरियल हम परचेस करते हैं, वो लिफो फिफो वाले में आ जाओ। मटेरियल जब आप परचेस करते हो तो कहाँ दिखाते हो? रिसिप्ट में दिखाते हैं, और जब इशू करते हैं तो इशू में दिखाते हैं। हाँ, तो इशू हम अपने मन से कर देते हैं कि फैक्ट्री वाला हमसे मांगता होगा, हाँ तो वो लिखित में मांगता है, वो रिक्वेजिशन स्लिप, वो रिक्वेस्ट करता है। फैक्ट्री वाला स्टोर वाले को रिक्वेस्ट भेजता है, दैट इज कॉल्ड रिक्वेजिशन स्लिप, लिख के भेजता है कि हाँ भाई हमको इतना इतना माल चाहिए, तो हम जाके उसको भेजते हैं। ऐसी थोड़ी सपना आएगा भेज देंगे। हाँ, और तीसरा आपका मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, उसका लास्ट में बांटेंगे। क्यों लास्ट में? हाँ, क्योंकि उसका बेसिस, पहले आपको बेसिस देखना, बेसिस तो उसका मशीन आवर्स है, और मशीन आवर्स आपको 2 में ही दिया हुआ है। यदि 24:16 के रेशियो में वो 2 ही डिपार्टमेंट में जा रहा है, तो ऐसे आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में बांटना है, बड़े से छोटा। जो डिपार्टमेंट सबसे ज्यादा डिपार्टमेंट को खर्चा देगा उसका पहले, ऐसे फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में, है ना। क्योंकि इसमें गलती करोगे आंसर अलग आएगा, जो कि गलत माना जाएगा। तो सही तभी आएगा जब ये वाला लॉजिक आप लगाओगे। जो सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को ज्यादा पैसा देगा, ज्यादा नंबर ऑफ डिपार्टमेंट को सर्विस देगा, उसका पहले बढ़ेगा। ये समझ आया? ठीक। अब बनाते हैं टेबल। तो पर्टिकुलर्स के बाद 5 कॉलम बनेंगे, क्योंकि टोटल तो 5 डिपार्टमेंट है। पर्टिकुलर्स के बाद हाँ, पहले तो आप प्रोडक्शन और सर्विस करना, तो प्रोडक्शन के अंदर 2, सर्विस के अंदर 3, वैसे दिखाना। अभी पहले प्रोडक्शन और सर्विस का दिखाए। हाँ, प्रोडक्शन में है फैब्रिकेशन और असेंबली। सर्विस में है स्टोर, टाइम ऑफिस। अच्छा, तो उसी सीक्वेंस में लिखूंगा ना जिस सीक्वेंस में बांटूंगा। सबसे पहले कौन सा बांटने वाले हैं हम लोग? टाइम ऑफिस। तो मैं टाइम ऑफिस का कॉलम पहले बनाऊंगा सर्विस के अंदर में, मतलब बुक में जैसा दिया वैसा नहीं करना है हमको, क्वेश्चन में जैसे दिया वैसा नहीं। हम अपना सीक्वेंस निकाले ना अभी लॉजिक से, कि जो सर्विस ज्यादा देगा उसका पहले, तो टाइम ऑफिस का पहले, उसके बाद स्टोर, और फिर लास्ट में मेंटेनेंस। कॉलम भी उसी हिसाब से बनाओगे।
ठीक। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, टोटल ओवरहेड एज पर क्या, टोटल ओवरहेड एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन तो दिया हुआ है, सबका खर्चा दिया हुआ है, तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का ही दिया है ना, तो वो लिखे। फैब्रिकेशन का 24,000 जो उनके खुद का खर्चा है, जो बस पहले आपको दिया है 5 स्टॉक अलग अलग। असेंबली का 16,000 है, टाइम ऑफिस का 4,000 है, स्टोर का 5,000 और मेंटेनेंस का 3,000 है ना। अब इस सीक्वेंस में हम बांटेंगे, टाइम ऑफिस का सबसे पहले बांटेंगे तो कैसा होगा, टाइम ऑफिस का 4,000 है खर्चा, तो ठीक है ना, यहाँ से 4,000 का पैसे माइनस करके दिखा दोगे तो भाई ये 0 हो गया, लाइन खींच दो और वो 0 हो गया। अब 4,000 को आप बांटोगे, अच्छा यहाँ लिख देना ऐसे, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे ओवरहेड ऑफ टाइम ऑफिस, जिसका बांट रहे हो बताना पड़ेगा ना पर्टिकुलर्स में। बेसिस लगेगा नहीं उसमें वो नहीं लगता वो सिर्फ प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में लगता है, सेकेंडरी में नहीं लगता। तो हाँ 4,000 को आप बांटोगे नंबर ऑफ एम्प्लॉई के रेशियो में, तो एम्प्लॉई है 40, 30, 20 और 10, यानी 4, 3, 2, 1 का रेशियो हो गया, डिवाइड होगा 10 से, है ना। ये सब आप लोग कर सकते हो पार्टनरशिप में जैसे करते हो, 4 पार्टनर है, 4, 3, 2, 1 के रेशियो में बांटना है। देखो 1600, 1200, एक सेकंड और क्या था, टाइम ऑफिस, हाँ स्टोर में जाएगा ना 20 वाला, मतलब 800 और इधर 400, ठीक है। और फिर ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 25,600, 17,200, टाइम ऑफिस 0 हो गया, स्टोर हो जाएगा 5,800 और मेंटेनेंस 3,400 हो गया। एक डिपार्टमेंट 0 हो गया, ऐसी सभी को 0 करना है। तो आप किसका बांटेंगे, स्टोर का माइनस कितना करूं, यहाँ से कितना माइनस कितना बांटूंगा, हाँ पूरा 5,800, इसलिए तो ऐड किया जाता है, इसलिए लाइन खींचे, नहीं तो कई लोग 5,000 ही माइनस कर देते हैं, 5,000 पुराना वाला था, पर नहीं 800 उसको मिल गया ना टाइम ऑफिस से, तो अब उसका 5,800 है, 5,800 को आप माइनस करोगे और स्टोर का है तो कौन से रेशियो में बांटोगे, नंबर ऑफ स्टोर की पोजीशन स्लिप जो कि 3 में ही दिया हुआ है और कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ 12, 10, 4, 6, 24 की ले लेते हैं, कौन टाइम पास करेगा। 24 और ये हो गया 50, 50 से डिवाइड होगा 50 इंटू 24, पहला वाला तो हो गया 2784, फिर अगला है 20 तो 2320, हाँ इसमें तो जाएगा नहीं, डैश कर दो, दिया ही नहीं है, चाहते भी नहीं बांट सकते। लास्ट वाले का 6 यानी 696 उसका हो गया। हाँ पर्टिकुलर्स में क्या लिखोगे, ओवरहेड ऑफ स्टोर लिखना पड़ेगा, जो बांट गए हो उसी लाइन में लिखना पड़ेगा और फिर ऐड कर दिया जाएगा। ये 0 ये 0, हाँ ये 4096 हो गया। हाँ तो अब मेंटेनेंस का बांटेंगे कितना भाई, 4096 को वहां से माइनस कर देंगे, अभी जो प्रेजेंट में जितना होता है उसको बांटेंगे ना, तो 4096 यहाँ से माइनस हो जाएगा। इन दोनों में तो 4 के भी नहीं बांट सकते क्योंकि 2 ही दिया है, फैब्रिकेशन और असेंबली का मशीनर्स के हिसाब से बांटोगे ना, तो मशीनर्स खाली 2 में दिया हुआ है, 24 और 16 मतलब 40 से डिवाइड होगा। इसमें आया पॉइंट है तो उसको एक ऊपर ले लेंगे, 0.6 है ना, तो कह लो 2, 4, 5, 8 ले लो और दूसरे वाले का 16, 38 ले लो, खत्म क्वेश्चन। ऐड कर देंगे, हाँ यहाँ लिखना ओवरहेड ऑफ मेंटेनेंस, फिर ऐड करके ये तीनों तो 0 हो गए, मतलब हमारा क्वेश्चन खत्म, इसको ऐड कर दिया जाए। बिल्कुल, उस सर्विस डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव भी वही होता है, प्रोडक्शन में बांटो पूरा। ये हो गया 30,842, यहाँ लिख देना टोटल, खत्म क्वेश्चन। ठीक है, समझ आया।
अब पता है इसको स्टेप लेटर क्यों बोलते हैं? ये देखो, पहले ये 0 हुआ, फिर ये 0 हुआ, फिर ये 0 हो गया, तो सीढ़ी बनती है ऐसी। गायब कहाँ हो गया? हाँ, स्टेप लेटर मेथड इसलिए बोलते हैं, स्टेप बाय स्टेप 0 हो गया ना, पहले एक 0 फिर दूसरे पे तीसरा, तो सीढ़ी बन जाती है। बनानी नहीं है एग्जाम में। है रिवीजन कराओ, रिवीजन है सो जाओगे सर, बात करो। उठो फिर वहां से। वो नहीं आ रहा है रात को कंप्लीट उठो फिर वहां से, यहाँ बैठो, कभी नींद नहीं आएगी। सर 11 का बज गया है। हाँ हाँ, रेसिप्रोकल का क्योंकि मैं तीनों मेथड साथ में एक ही क्वेश्चन लेंगे। जैसे अब रेसिप्रोकल बचा ना, तो रेसिप्रोकल के अंदर 3 है, तो एक ही क्वेश्चन से मैं तीनों मेथड बताऊंगा, आंसर सेम आता है। तो एक ही क्वेश्चन से आपको आना चाहिए कि तभी समझ आएगा आप लोग को। अलग अलग क्वेश्चन से तीनों मेथड का नहीं समझ आएगा। एक ही क्वेश्चन उठाएंगे, तीनों मेथड करेंगे, आंसर सेम आएगा, तो आपको क्लियर होगा हाँ ऐसा होता है। ठीक, तो तीनों मेथड है वो साथ में, एक घंटे कम से कम 2.5 घंटा, कम से कम 2.5 घंटा। 1 सवा 1 घंटा लगेगा ना। हाँ, 1.5 घंटा के लिए। कितने क्वेश्चन है? बनाते हैं आज बैठ। ये जरा हाँ ठीक है, देखो, आप 10,000 भेज देना, सर बहुत तो आपको बोला। आप 10,000 भेज देना। ज्यादा डिमांड निकल जाए अच्छा, लड़की डिमांड करती है, एक मिनट, लड़की डिमांड करती है तब नहीं, जानकी डिमांड तो 10,000 तब पूरा फुलफिल करते हो। हो सकता है